हाय एवरीबॉडी, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, साइंस की सीरीज हमने शुरू की थी जिसके अंदर हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। हम 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, लेकिन आपको आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इसके अंदर सिखाते हैं। 2 क्लासें हम लोग कर चुके हैं, आज ये तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास के अंदर भी आज हम भी आउट ऑफ 100 क्वेश्चन इसके अंदर भी हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, रिकॉर्डेड क्लास का एक ये भी फायदा होता है कि आपको इधर-उधर की बातें ना करके हम सीधा कंटेंट पर ध्यान देते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आए, उसके ऊपर हम लोग विशेष रूप से काम करते हैं। इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास विशेष तौर से तो देखनी ही चाहिए। ठीक है? चलिए, हमने कल के क्वेश्चन परसों और 2 दिन में हमने जो क्लासें ली उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, जो बायो के ज़्यादा ले रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कम ले रहे हैं। आज वाली क्लास के अंदर बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन है। विशेष तौर से स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र से के ज़्यादा क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो अगर आप कंकाल तंत्र ढंग से पढ़ना चाहते हो तो एक बार इसको देख लीजिए। अगर आपने पढ़ा हुआ भी है तो क्वेश्चन बेस्ड एमसीक्यू किस प्रकार से बन सकते हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है? आप किसी भी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, उन सभी के अंदर जहाँ पर जनरल साइंस पूछी जाती है, यानी कि सामान्य विज्ञान जहाँ पर पहुँचा जाता है, आपके सिलेबस के अंदर जहाँ पर भी जनरल साइंस शब्द दे रखा है, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। आप अगर एएलपी की भी तैयारी कर रहे हो, तो सीबीटी 1 के अंदर तो सारी चीज़ें ये पूछी जाती ही है। चलिए, ज़्यादा समय ना खराब करते हुए साथियों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट, यानी कि वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? ह्यूमन बॉडी। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी? 300, 306, 206 या 260? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे तो। ऐसा एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि एक वयस्क मानव शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती, इतना सिंपल सवाल है। तो कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। जब छोटा बच्चा होता है, यानी कि बच्चों के अंदर लगभग लगभग 300 हड्डियां होती है। फिर वो जॉइंट्स जुड़ते हैं, फिर 206 हड्डियां बन जाती है। ठीक है? चलिए, अब हम लोग अस्थियों के बारे में तो स्केलेटन सिस्टम को थोड़ा-सा ढंग से देख लेते हैं। क्या? स्केलेटन सिस्टम को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं, ताकि क्या है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, हम उसको आसानी से कर पाएँ। देखिए, ये जो लोग आपको जो ब्लू कलर के अंदर जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, जैसे हमारे 2 हाथ, 2 पैर। हाथों को कहते हैं अपर लिम्ब्स और पैरों को कहते हैं लोअर लिम्ब्स। क्या कहते हैं हाथों को? अपर लिम्ब। हाथों को कहते हैं अपर लिम्ब और पैरों को कहते हैं लोअर लिम्ब। क्या कहते हैं? अपर लिम्ब्स और लोअर लिम्ब्स, यानी कि हाथ किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए, इधर-उधर चलने के लिए जो भी काम होता है, वो किसके अंदर आ जाता है? तो ये हाथ और पैरों के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या है? इसको बोलते हैं अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या कहते हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी कि निरक्षीय कंकाल तंत्र। निरक्षीय। ठीक है? चलिए, इसके अंदर क्या-क्या चीजें आ जाती हैं? अब देखिए, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो इसके अंदर टोटल जो हड्डियां होती है वो होती है 126 टोटल हड्डियां होती है। कितनी होती है? 126 हड्डियां होती है हमारे इस अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब, यानी कि इस अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर 126 हड्डियां होती है। हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर कितनी हड्डियां? तो वो हड्डियां होती 126। चलिए, 126 हड्डियों को हम लोग एक ही क्लास के अंदर, एक ही मिनटों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर हम सीखने वाले हैं। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं ऊपर से। सबसे पहले यहाँ से, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ये वाला शोल्डर है हमारा, इसको बोलते हैं ह्यूमरस रेडियस अल्ना। देखिए, ह्यूमरस इसको कहते हैं ह्यूमरस रेडियस, ह्यूमरस रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, पहली ह्यूमरस रेडियस अल्ना। जो अंगूठे के साथ वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं रेडियस, और नीचे वाली जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, याद हो गई? 3 हड्डियां याद हुई कि नहीं हुई? फिर आ जाती है हमारी ये कलाई वाली हड्डियां। कलाई के अंदर कितनी हड्डियां? इसको बोलते हैं कार्पल।
क्या कहते हैं? कार्पल। और कार्पल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है साथियों? वो होती है 8। जो हमारा पंजा है व्यक्ति का, ये जो पंजा दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा कलाई है, इस कलाई के अंदर कितनी? तो ये इसको बोलते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। कार्पल के अंदर कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डियाँ होती हैं। देखिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और ये हमारे पंजे ये जो कलाई है, इस कलाई के अंदर होती है कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डियाँ। पॉइंट क्लियर? 8, 9, 10 और 11, 11 हड्डियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, फिर आती है कार्पल के बाद में आती है मेटाकार्पल। ये जो हमारा हथेली वाला जो हिस्सा है, हथेली वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के अंदर कितनी हड्डियाँ? तो मेटाकार्पल के अंदर होती है 5 हड्डियाँ। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मेटाकार्पल के अंदर कितनी हड्डियाँ? ये जो हमारी हथेली है, इस हथेली के अंदर कितनी हड्डियाँ हो गई? 5 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ हो गई? 5। हमने क्या पढ़ा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल और मेटाकार्पल। कार्पल कितनी? 8। मेटाकार्पल कितनी? 5। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हथेली के अंदर 5 हड्डियाँ। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी हाथ के अंगुलियों के अंदर, जिसको कहते हैं फ्लैंजेस। फ्लैंजेस, फ्लैंजेस के अंदर कितनी हड्डियाँ? तो 14 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? 14 हड्डियाँ। 14। देखिए, हमारी अंगुलियों के अंदर देखिए, अंगूठे के अंदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। आगे पॉइंट क्लियर? अंगुलियों के अंदर कितनी? 14। मेटाकार्पल 5, कार्पल 8, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। तो ये टोटल कितनी हो गई? 30 हो गई। कितनी हो गई? 30 हो चुकी है। इस हाथ के अंदर भी 30। तो दोनों हाथों के अंदर कितनी हड्डियां हो चुकी है हमारी? 60 हड्डियां हो चुकी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर फ्लैंजेस। अंगुलियों के अंदर कितनी? फ्लैंजेस कितनी? 14। ये दो को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ह्यूमरस कितनी है? 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल के अंदर 8, मेटाकार्पल के अंदर 5, फ्लैंजेस के अंदर 14। ठीक है, ये होगी हाथ के अंदर। हाथों को क्या कहते हैं हम लोग? तो अपर लिम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर लिम्स। जो इसका काम क्या है? एक दूसरी किसी वस्तु को पकड़ने का काम है। ये अपर लिम्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर के अंदर हम लोग कितनी हड्डियां पढ़ चुके हैं? अब हम 60 चीजें पढ़ चुके हैं। कितनी हड्डियां पढ़ चुके हैं? 60 हड्डियां पढ़ चुके हैं। क्या आप लोगों को चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाथों वाली सारी हड्डियां याद हो गई। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग देखिएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजेस 14। याद हो गई? वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से आप रिवीजन मारिएगा इसको अंदर। चलिए, अब आप ऊपर आ जाइए। ये वाली जो हड्डी होती है, इसको कहते हैं फीमर। पैर के अंदर फीमर। फिर फिर जो घुटने के अंदर जो हड्डी होती है, इसको बोलते हैं पटेला। क्या कहते हैं? पटेला। फिर आ जाती है हमारी टीबिया। क्या नाम आता? टीबिया। क्या नाम आ जाता? टीबिया। फिर आ जाती है फिबुला। टीबिया, फिबुला। टीबिया को कहते हैं चमकीली हड्डी। चमकीली हड्डी किसे कहेंगे? चमकीली हड्डी कहते हैं टीबिया को। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या पढ़ा? जांग के अंदर क्या है? फीमर। कहां पे है साथियों ये? जांग के अंदर, उरु के अंदर। उरु के अंदर या फिर जांग के अंदर कौन सी है? फीमर। फीमर, पटेला, टीबिया एंड फिबुला। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? फिर आ जाती है हमारी पैर के अंदर जो पंजा होता है हमारा, पीछे वाले जो हिस्से के अंदर जो पंजा होता है, इसको कहते हैं टार्सल। क्या कहते हैं इसको? यहीं पर लिखते हैं टार्सल। टार्सल के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो टार्सल के अंदर होती है 8 हड्डियां। कितनी होती हैं? 8 हड्डियां। सॉरी, टार्सल के अंदर कितनी होती है? टार्सल के अंदर 7 हड्डियां। वहां पर कार्पल के अंदर कितनी थी? कार्पल के अंदर थी 8। लेकिन जो टार्सल होती है, जो हमारा जो पंजा है,
उस पंजे के अंदर कितनी होती है? 7 होती है। पंजे का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसको कहते हैं मेटाटार्सल, क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। क्या नाम आता है? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल के अंदर कितनी? 5 आ जाती है। फिर लास्ट में आ जाता है फ्लैंजेस। फ्लैंजेस के अंदर कितनी? वही 14। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको सारी की सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। क्या कहा मैंने? ध्यान देना, पैरों वाली गेंद है। सबसे पहली फीमर, फीमर समझ में आ गई? फीमर के बाद में आ जाता है आपका पटेला, पटेले का बाद में टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। फिर आ जाती है टार्सल, टार्सल के अंदर कितनी? 7। मेटाटार्सल के अंदर कितनी? 5। और फ्लैंजेस के अंदर वही कितनी? 14। कितनी होती है? 14। एक पैर की 14, दूसरे वाले की, तो ये भी कितनी हो गई? 30 हो गई टोटल। 1, ये होती है 2, ये भी 1 होती है। पटेला कितना? 1। टिबिया कितनी? 1। फिबुला कितना? 1। ठीक है। टार्सल कितनी? 7। मेटाटार्सल कितनी? 5। फ्लैंजेस कितनी? 14। तो ये भी कितनी हो गई? 30 हो गई टोटल। एक पैर की 30, तो दूसरे पैर की भी 30, कितनी हो गई? 60। और 60 ही हो गई हाथ की। क्या अभी तक आप लोगों को याद हुआ कि नहीं हुआ? पैरों की हड्डियां कितनी? एक बार ध्यान दीजिए वापस। सबसे ऊपर वाली फीमर, जांघ या उरू के अंदर कौन सी होती है? फीमर। पटेला आ जाता अपने घुटने पर, ठीक है। फिर आ जाती है अपनी टिबिया, जिसको चमकीली हड्डी भी कहते हैं। फिर आती है फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लैंजेस। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार फिर से याद करने की कोशिश कीजिए। अब मैं वापस आपको हाथ वाली अपर लिम्स के बारे में बात कर रहा था। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजिस 14। याद हो गई हाथ की? पैर की देखते हैं। सबसे पहला फीमर, फीमर के बाद में पटेला, फिर टिबिया, फिबुला, टार्सल 7, मेटाटार्सल 5, फ्लैंजिस कितनी हो गई? 14। तो टोटल कितनी पढ़ चुके हम लोग? 60 ही हो गई हाथों की। 60 दोनों पैरों की कितनी होगी? 120। हुई कि नहीं? 120, 120 हड्डियां हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, अब हम लोग वापस से देखते हैं और कौन सी 6 है? 126 पढ़नी है। 6 देख, कैल्विकल होती है हमारी यहाँ पर, ये जो हड्डी हमारे यहाँ पर होती है कॉलर पर, इसको बोलते हैं कैल्विकल। ये सुंदरता की हड्डी होती है। क्या नाम है इसका? कैल्विकल। क्या नाम है इसका? कैल्विकल। कैल्विकल के जस्ट एक जो कंधा होता है हमारा शोल्डर, इसको बोलते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं? स्कैपुला। स्कैपुला दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपको? चलिए, इसका नाम क्या है? स्कैपुला। क्या नाम आ जाता है? स्कैपुला। एक स्कैपुला इधर वाली शोल्डर पे, एक स्कैपुला इधर वाले शोल्डर पे। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्कैपुला समझ में आया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंश मेखला। क्या कहते हैं हिंदी में? अंश मेखला। और एक आ जाता हमारे यहाँ पे कैल्विकल, कैल्विक, कैल्विक पेल्विक कहता है जिसको। क्या कहते हैं इसको? पेल्विक। पेल्विक, पेल्विक कहाँ पे? कमर पर, एक इधर वाली साइड में, एक इधर वाली साइड में। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 126 हड्डियां आप लोगों को याद हुई कि नहीं हुई? कॉलर पर, पेल्विक, स्कैपुला दोनों, दो इधर हो गई, दो ये हो गई। फिर पेल्विक हो गई अपने कमर पर। ये पेल्विक वाला जो हिस्सा है, ये पुरुषों के अंदर थोड़ा संकरा होता है, लेकिन महिलाओं के अंदर थोड़ा सा ये बड़ा होता है, पेल्विकल। ठीक है। हमने पढ़ा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इस पेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है 126 हड्डियां। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 206 में से हम 126 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कितनी? 126 पढ़ चुके हैं। अब पीछे कितनी बच गई? 80 बच गई। अब 80 को हमें गिनाना है। अब हमें 80 पढ़नी है। अब 80 के अंदर क्या-क्या आएगा? देखिए, अक्षीय का मतलब जो आपका जो हिस्सा है, ये सबसे ज्यादा शरीर की जो रक्षा करने वाला जो हिस्सा है, एक्सियल कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं? एक्सियल। यानी कि हमारे ब्रेन, यानी कि सबसे बड़ा मीटर तो यहाँ पे लगा हुआ है। अब ब्रेन की कौन-कौन सी हड्डियां रक्षा करेगी? हमारे अंदर हार्ट है,
इधर फेफड़े लंग्स है, उसकी रक्षा करने वाले हमारे यहाँ पर अंश मेगला रिब्स है, ठीक है। तो ये रिब्स है, ये किस प्रकार से हमारी हेल्प करती हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर हमारी जो ये पसलियों की जो साथियों जो संख्या होती है, ये जो पसलियां हैं, इनकी जो संख्या होती है, ये 12 पेयर के अंदर होती है। 12 पेयर यानी टोटल हो गई आपकी 24। कितनी हड्डियां हो गई? 24। ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्टर्नम। पीछे से हड्डियां आई हमारी कहां पे? रीढ़ की हड्डी से सीधी जो पसलियों से जो हड्डियां आई, रीढ़ की हड्डी से हमारी जो हड्डियां आई और आगे वाले जो भाग से जिस भाग से जुड़ी उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम किसे कहते हैं? ये वाला जो भाग होता है साथियों, इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम का क्या काम है? स्टर्नम का मतलब यहाँ पर जो हड्डी आकर के क्या कर रही है? मिल रही है। लेकिन नीचे वाला जो हिस्सा होता है, 11 नंबर और 12 नंबर जो हड्डियां होती है, जो हमारी रिब्स होती हैं, तो वो क्या है? वो खुली होती है, यानी कि आगे की तरफ जुड़ी हुई नहीं होती है। ठीक है, चलिए, हमारे बैकबोन की बात करूं, रीढ़ की हड्डी की बात करूं, तो रीढ़ की हड्डी के अंदर रीढ़ की हड्डी रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियों की जो संख्या होती है, वो कितनी होती है? अगर बच्चा यानी कि चाइल्ड, तो बच्चों के अंदर तो होती है ये 23। बच्चों के अंदर कितनी होगी? 23। लेकिन जो एडल्ट है, कौन है? एडल्ट। एडल्ट की मैं बात करूं तो इसके अंदर होती है 26। कितनी होती है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे वाली, इस रीढ़ की हड्डी के अंदर कितनी होती है हड्डियां? तो बच्चों के अंदर होती है 33 और एडल्ट जो व्यक्ति होता है उसके अंदर, यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर होती है 26। जब आप छोटा बच्चा होता है तो आप लोग देखते हैं उसके अंदर शरीर पर तेल से मालिश करते हैं, ताकि क्या उसकी हड्डियां क्या है? ढंग से जुड़ जाए। क्या हो जाए? उसकी जो हड्डियां हैं वो ढंग से जुड़ जाए। ठीक है। कभी कभी देखते हैं जिस बच्चे की सही ढंग से मालिश नहीं हो रखी है, कोई हड्डी किधर से भी कोई ज्यादा निकल रही है, कोई इधर निकल रही है, तो वो उससे प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है। तो स्टेर्नम होती है जो रिब्स वाली हड्डियों को जोड़ने का काम करती है। हमारा जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? क्रेनियम के अंदर तो सबसे ऊपर वाला भाग क्रेनियम। कौन सा वाला? क्रेनियम। इस क्रेनियम के अंदर भाग वाले हिस्से के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियां? कपाल के अंदर कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां। फेस, जो आपका जो चेहरा है, जिसे कहते हैं 14वीं का चांद, इस 14वीं का चांद के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो 14। चेहरे में कितनी हड्डियां? चेहरे के अंदर 14 हड्डियां। एक जो हमारा गला है, इस नीचे वाले जो हिस्से के अंदर आपके एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं हायोइड। क्या कहते हैं? हायोइड कहते हैं। और जब भी देखते हो जिसको भी फांसी होती है, इस हायोइड का क्या है? ये टूट जाती है। क्या होती है? हायोइड टूट जाती है। एक हो गई हायोइड। हायोइड की संख्या कितनी होती है? एक होती है। फिर हमारे देखिए कानों के अंदर क्या है? 3। सबसे मेलियस, इनकस और स्टेपिस। कान के अंदर कितनी? 3 हड्डियां। इधर ध्यान देना साथियों, कान के अंदर कितनी हड्डियां? 3 हड्डियां। कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 3। मेलियस, इनकस, मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज, इसके अंदर भी 3 हड्डियां, इसके अंदर भी 3 हड्डियां। टोटल कितनी हड्डियां हो गई? तो कान के अंदर आपकी हो गई 6। कितनी हड्डियां हो गई? 6। कितनी हो गई? 6। तो टोटल ये जो अपनी जो खोपड़ी के अंदर जो हड्डियों की जो संख्या होती है, तो वो कितनी होती है साथियों? सिर के अंदर जो हड्डियों की जो संख्या होती है, वो होती है आपके 29। कितनी होती है? 29 हड्डियां होती है आपके सिर के अंदर। सिर के अंदर कितनी हड्डियां? 29 हड्डियां। सिर्फ आपको अगर खोपड़ी का पूछे तो खोपड़ी के अंदर कौन कौन आता है? आपका फेस आ जाएगा और कपाल आ जाएगा, क्रेनियम वाला भाग
और फेस वाला जो भाग है, क्रेनियम और फेस, ये आता है आपके खोपड़ी के अंदर। लेकिन अगर आपसे सिर का पूछे यानी कि आपका धड़ का पूछे ऊपर वाला हिस्से का, तो इसके अंदर हायोइड भी आ जाएगी और ईयर वाला भी हिस्सा आ जाएगा। इसलिए गलत मत करना। अगर आपसे खोपड़ी का पूछे और ऑप्शन में 22 हो तो 22 सही करना। अगर आपसे खोपड़ी का पूछे और 29 भी और 22 भी है, तो आपको 22 ही सही करना है। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बारे में आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। पसलियों की संख्या 24, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के अंदर टोटल कितनी होती है? बच्चों के अंदर तो 33 होती है और एडल्ट की मैं बात करूं तो उसके अंदर होती है 26। कितनी होती है? 26 हड्डियां। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर हो गई? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? विच इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। ह्यूमस किसके अंदर? हाथ के अंदर। रेडियस अल्ना टीबिया आपके घुटने पर होती है। चलिए, टीबिया आपके घुटने के नीचे वाले हिस्से के अंदर। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखिए। टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग पर होती है? पैर में, जांग में, हाथ में या फिर कपाल में? कहां पे होती है बताइए? हाथों के अंदर होती है कार्पल। कौन सी होती है? हाथों के अंदर कार्पल। यहां पे पूछा आपसे टार्सल। टार्सल कहां पे होगी? पैर के अंदर। एट द फुट यानी कि पैरों के अंदर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिबुला हड्डी कहां स्थित होती है? फिबुला टिबिया। टिबिया को कहते हैं हम लोग चमकीली हड्डी। कहां पे होती है? खोपड़ी में, हाथ में, टांग में या फिर वक्स में? तो सही जवाब क्या होगा? इन द लेग। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका साथियों सही जवाब हो जाएगा। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है बताइए आप लोग? ये जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो होती है ये मैंडिबल। एक शरीर का अक्षीय जो अक्ष की बात करते हैं हम लोग, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम की बात करो तो एकमात्र जो अंग है वो हिलता है अपनी जगह पर, वो है मैंडिबल। ये जो मैंडिबल होता है, ठीक है, इसको ये ही जो एक शरीर का जो हिस्सा है वो क्या है, जो अपने एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, जिसे हम भोजन पचा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, वो है मैंडिबल। और सबसे मजबूत हिस्सा भी कौन सा? ये मैंडिबल। हाउ मेनी बोन्स ए फेशियल स्केलेटन इज मेड ऑफ? यानी कि फेस यानी कि आपका जो चेहरा है वो कितनी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है? फेशियल के अंदर ये नोजल होता है, लैक्राइमल होता है। तो ये जो चीजें हैं ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ? तो जो आपका फेस है साथियों वो मिला होता है 14 हड्डियों से। पढ़ लिया हमने कितनी हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है? 14 हड्डियों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित बीमारी नहीं है? चलिए ऑप्शन देखिए, डेंगू, मलेरिया, नींद की बीमारी या फाइलेरिया। सही क्या होगा? आप ध्यान देना। कौन नहीं जानता कि डेंगू मच्छर किससे होता है? मादा एडिज मच्छर। मादा मादा जो एडिज मच्छर होती है वो एक वाहक का काम करती है। क्या काम करती है? वाहक का काम करती है। मादा एडिज मच्छर क्या करती है? एक वाहक का काम करती है। इसके अंदर होता है अरबो वायरस। ये अरबो वायरस ही क्या करता है? बीमार करता है। अरबो वायरस। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे वायरस होते हैं, तो इसके अंदर एक नाम आता है अरबो वायरस। अरबो वायरस क्या करता है? मादा एडिज मच्छर से हमारे अंदर क्या कर जाता है? डेंगू का बुखार लेकर आता है। ठीक है। नंबर 2 पे है मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होता है? ये भी मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर। किसकी वजह से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से होता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से, मादा एनाफ्लीज मच्छर, प्लाज्मोडियम जीवाणु,
और मलेरिया से निपटने के लिए क्या करते हैं? क्विनैन की दवा ली जाती है। मादा एनोफिलीज मच्छर, ये वाहक का रूप में काम करता है। इसके अंदर जो होता है प्लाज्मोडियम, वो हमको कर देता है बीमार। ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड नंबर पर नींद की बीमारी। ये नींद की बीमारी क्यों होती है? नींद की बीमारी एक मक्खी का नाम आता है। ये होता है मक्खी की वजह से। मक्खी, मॉस्किटो, मक्खी होती है जिसको सीसी मक्खी कहते हैं। इसकी वजह से होती है, इसलिए हमारा सही जवाब क्या होगा? ये मक्खी की वजह से होते हैं, मच्छर की वजह से नहीं होती है। सीसी जो मक्खी होती है, सैंड रेत कहते हैं जिसको हम लोग, इसकी वजह से कौन सा रोग? मच्छर, मच्छर की बीमारी नहीं है, तो स्लीपिंग सिकनेस है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एक हार्मोन है और ये कौन स्रावित करता है? अग्नाशय ग्रंथि। इसका काम क्या है? ग्लूकागॉन हार्मोन का ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। साथियों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर परिवर्तित करने का काम करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन कर दो। चलिए, फिर इंसुलिन का क्या काम है? ये भी अग्नाशय ग्रंथि ही स्रावित करती है, हमारी पैंक्रियाज। कौन स्रावित करता है? पैंक्रियाज करता है। सोमेटोट्रोपिन ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। ट्रिप्सिन ये एक एंजाइम होता है। कहां पे? अग्नाशय ग्रंथि जो हार्मोन है ट्रिप्सिन, इनका काम है प्रोटीन को पचाने का। ये क्या है? एक एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो मधुमेह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द साइटोप्लाज्म अराउंड व्हिच इज कॉल्ड सैक्रोलोमा। सैक्रोलोमा किसे कहते हैं? किसके चारों ओर की कोशिका कला को, इनकी सेल मेम्ब्रेन को समझ लीजिए सैक्रोलोमा कहते हैं। तंत्रिका तंतु, हार्ट, पेशी तंतु, हृदय पेशी, हार्ट मसल्स या मसल्स फाइबर्स, हार्ट या फिर नर्वस फाइबर्स। तो इसके अंदर जो सही क्या होगा? सर्कोलोमा जो होता है साथियों, जो हमारी मसल्स की जो मांसपेशियां होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है। क्या होती है? एक लेयर होती है। जैसे कि हृदय के अंदर जो हार्ट मसल उसके ऊपर भी तो कार्डियक लेयर कहते हैं उसको, इसके ऊपर जो लेयर होती है उसको कहते हैं कार्डियक लेयर। ठीक है। लेकिन जो हमारी मांसपेशियों के ऊपर जो लेयर होती है, ये पतली झिल्ली होती है, उसको कहते हैं सर्कोलोमा। क्या कहते हैं? सर्कोलोमा। ये मांसपेशियों के ऊपर की क्या है? एक पतली झिल्ली है जिसको कहते हैं सर्कोलोमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर भी। चलिए अगला क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ प्लांट्स दैट प्रोड्यूस वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को, पौधों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर या साथियों पीसी कल्चर। क्या होगा सही जवाब? आप लोगों मेरे को बताइएगा। ओलेरिकल्चर, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? वेजिटेबल्स का। किसका अध्ययन करते हैं? वेजिटेबल्स का। सेरिकल्चर, रेशमी कीट, रेशमी कीट होते हैं उनका जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं सेरिकल्चर। साथियों होता है एक सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर का मतलब जंगलों का अध्ययन करना, जंगलों का अध्ययन। जो साथियों फॉरेस्ट होता है हमारा, फॉरेस्ट के अंदर जो हम लोग अध्ययन करते हैं फॉरेस्ट का, उसके अंदर आता है सिल्वी कल्चर। सेरिकल्चर नहीं, रेशमी कीट। और सिल्वी कल्चर आ जाता है आपका जंगलों का अध्ययन करना। पीसी कल्चर आ जाता है आपका मत्स्य, मत्स्य अध्ययन।
मछलियों का जो अध्ययन करते हैं, उनके विकास के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, इसका जो अध्ययन करते हैं उसको कल्चर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल सही हो गया, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ओलेरीकल्चर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इफ द एंगल ऑफ इन incidence of formed and a concave mirror at a point is 30, then the angle of reflection will be। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का जो मान है वो क्या होगा? 15 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लिखिएगा, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री। आप लोग सब जानते हैं, अगर ये अवतल दर्पण है, इसके ऊपर कोई भी किरण अगर आती है और उसी माध्यम के अंदर वो अगर वापस लौट जाती है, इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतित किरण। इसे कहेंगे आपतित किरण और इसे कहते हैं परावर्तित। इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और इसके बीच में अगर हम लोग अभिलंब बना लेते हैं, ये अभिलंब बना लिया। आपतित किरण और अभिलंब के साथ में जो कोण है, इन्होंने कहा ये 30 डिग्री है, तो परावर्तित कोण कितना होगा आपको पता है? आई बराबर आर होता है, तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। पॉइंट क्लियर? तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिड द 5 वर्ल्ड क्लासिफिकेशन? 5 जगत जो प्रणाली है, जगत वर्गीकरण किसने दिया था? हैकल ने, वही टेकर ने, लीनियस ने या फिर कॉपलैंड ने? साथियों जो लीनियस ने दिया, उन्होंने दिया था 2 जगत। दो जगत वर्गीकरण, ठीक है। फिर आ जाता है हैकल, इन्होंने 3 जगत। इन्होंने कितने बताए? 3 जगत, ठीक है। फिर आता है कॉपलैंड, इन्होंने जो वर्गीकरण किया इस ब्रह्मांड का, जितने भी जीव है उनका जो वर्गीकरण है, उनका जो क्लासिफिकेशन था, वो 4 जगत के अंदर किया। 4 जगत के अंदर और 5 जगत के अंदर किसने किया था? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, वही टेकर के द्वारा किया, ठीक है। वही टेकर ने कितने जो भाग बनाए इस ब्रह्मांड के अंदर, जितने भी जीव उनको 5 भागों के अंदर बांटने का काम किसने किया? क्लासिफिकेशन करने का काम किया वही टेकर ने। ये पॉइंट्स के अंदर आपको ध्यान में रखना है। चलिए, व्हिच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इन ह्यूमन बीइंग? यानी कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? चलिए, मस्तिष्क, सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबेलम या फिर हाइपोथैलेमस? साथियों जो हाइपोथैलेमस है, इसका काम क्या है? आपके जो शरीर का तापमान है, इसका नियंत्रण करना, किसी से प्यार करना, किसी से नफरत करना, लाल पीला हरा करना, ये सारा काम किसका? इस हाइपोथैलेमस का है। किसी को दिल देना, ये दिल नहीं जाता। किसी के ऊपर जो आपका विश्वास हो जाता है, किसी के ऊपर आपको घृणा हो जाती है या किसी से लव हो जाता है, ये सब कुछ काम किसका है? इस हाइपोथैलेमस का है, जिसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं इसको? सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी कंट्रोल रखता है, ठीक है। इसका काम क्या है? बॉडी के अंदर जितना भी टेम्परेचर है, उनको मेंटेन रखने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। इसका काम क्या है? प्यार करना किसी से, घृणा करना, इन सब पर काम किसका काबू है? इस हाइपोथैलेमस का है। पॉइंट क्लियर? फिर आता सेरिबेलम। सेरिबेलम ही होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो क्या करता है? हमारी बॉडी को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। संतुलन का जो काम है सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है।
अगर आप शराब पीते हैं, तो ये सेरिब्रम क्या है? लड़खड़ा जाता है। क्या हो जाता है? लड़खड़ा जाता है। ये फेल हो जाता है। तो इसका अंदर कौन-सा जवाब सही होगा? शरीर के अंदर जो संतुलन है, किसके द्वारा किया जाएगा? इस सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? सेरिबेलम हमारा बॉडी के अंदर क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज, वो कौन सा जीव है ऐसा समझ लीजिए जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। अगर उसकी उपस्थिति होती है तो हम मानते हैं कि वहां पर वातावरण बहुत ही शुद्ध है। अगर वहां पे उसकी मौजूदगी नहीं होती है तो हम मानते हैं कि वो वातावरण आपका पॉल्यूटेड है, वहां पर बहुत सारा प्रदूषण भी है। बैक्टीरिया, लाइकेन, एल्गी या फिर कवक। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है लाइकेन। लाइकेन क्या है? सहजीवी संबंध है। लाइकेन क्या है? ये सहजीवी संबंध होता है किस किस का? एक तरफ है कवक, दूसरी तरफ है शैवाल। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। अब ये कौन किसको क्या देता है, ध्यान देना। अब क्या है? कच्चा पदार्थ है, जल प्लस खनिज लवण, जल प्लस खनिज लवण ये कवक है, किसको देगा? शैवाल को। और शैवाल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम कौन करेगा? प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेगा? शैवाल करेगा। यानी कि भोजन पकाने का काम कौन करेगा? ये शैवाल करेगा। इसलिए इन दोनों का जो संबंध है कैसा है? सहजीवी संबंध है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। ठीक है, एक नाम आता है कार्टिकॉल्स। साथियों एक वर्ड है कार्टिकॉल्स। कार्टिकॉल्स किसको कहते हैं? जो पेड़ पौधों के ऊपर जो लाइकेंस होती है उसको कहते हैं हम लोग कार्टिकॉल्स। पेड़ पौधों पर उगने वाली पेड़ पौधों पर उगने वाली लाइकेन को कहते हैं हम कार्टिकॉल्स। ठीक है, चट्टानों पर उगने वाली जो सेक्सिकॉल्स कहते हैं किसको? जो चट्टानों पर जो चट्टानों पर जो लाइकेंस होती है उसको कहते हैं सेक्सिकॉल्स। और जो पेड़ पौधों के ऊपर आप लोगों को जो हरी हरी काई जैसी जमी हुई दिखाई देती है तो उसको कहते हैं कार्टिकॉल्स। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कार्टिकॉल्स पेड़ पौधों पर उगने वाली लाइकेंस को कहते हैं और सेक्सिकॉल्स कहते हैं हम लोग जो चट्टानों पर उगने वाली लाइकेंस को कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? सवाल समझ में आया? वो कौन सा जीव वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? अगर जहां कहीं पे भी अगर आपको लाइकेन दिखती है जो चट्टानों पर हरी काई काई जमी हुई दिखाई देगी, पेड़ पौधों के ऊपर जो दिखाई देगी आपको काई जमी हुई, उसकी छाल पर जो काई जमी हुई होती है हरी हरी टाइप की, उसको कहते हैं हम लोग लाइकेन कहते हैं। अगर जहां कहीं पे भी लाइकेन है तो इसका मतलब वहां का जो वातावरण है बहुत अच्छा है, यानी कि वहां का जो वातावरण है बहुत शुद्ध है। चलिए अगला देखिए। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड लिम्नोलॉजी, हर्पिटोलॉजी, मेलाकोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी। आर्निथोलो आर्निथोलॉजी है ना? इसको थोड़ा सा सही कर दीजिए। आर्निथोलॉजी क्या होगा? अब लिम्नोलॉजी किसे कहेंगे? लिम्नोलॉजी कहते हैं लेक्स। लेक्स यानी
झीलों का जो हम अध्ययन करते हैं, किसका? झीलों का जो हम अध्ययन करते हैं उसका केमिकल या फिर उसका फिजिकल जो अध्ययन हम लोग करते हैं लेक्स का यानी कि झीलों का जो हम अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। क्या कहेंगे उसको? लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है? फिर आ जाता है हर्पिटोलॉजी। हर्पिटोलॉजी क्या होता है? रेप्टिल रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियन रेप्टाइल वर्ग वाले, एम्फीबियन वर्ग वाले जितने भी जीव हैं यानी कि जो उभयचर क्या है? उभयचर जानवरों जैसे मेंढक हो गया, रेप्टाइल रेप्टाइल्स यानी कि सांप वगैरह हो गया, इनका जिसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं हर्पिटोलॉजी। क्या कहेंगे उसको? हर्पिटोलॉजी कहते हैं। मेलाकोलॉजी किसे कहेंगे? बताइए, मेलाकोलॉजी किसे कहते हैं? जो मोलस्का संघ है, मोलस्का संघ जिसके अंदर हम लोग ऑक्टोपस वगैरह को पढ़ते हैं, मोलस्का, इस मोलस्का संघ का जिसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं मेलाकोलॉजी। क्या कहेंगे? मेलाकोलॉजी किसे कहेंगे? मोलस्का संघ का जो अध्ययन है वो मेलाकोलॉजी। हर्पिटो जो रेप्टिलिया वर्ग है, एम्फीबियन वर्ग है, उसका जो अध्ययन करते हैं। लिम्नोलॉजी का अर्थ हुआ लेक्स का यानी कि झीलों का जो फिजिकल एंड केमिकल जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं लिम्नोलॉजी। और फोर्थ नंबर पर आ गया आपका ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों का अध्ययन कहलाएगा। क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट डाइजेस्ट decision of carbohydrate, protein and the fat takes place in complete digestion यानी कि पूर्ण पाचन कहां पर होता है? किस किस का? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहां पर होता है? हमने जो पिछली क्लास देखी थी उसके अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से समझाया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है? अब ध्यान देना, हमने पढ़ा छोटी आंत होती है। क्या होती है? इस छोटी आंत को हमने 3 भागों के अंदर बाँटा। कितने भागों के अंदर बाँटा था? 3 भागों के अंदर। इसको बोलते हैं डेंडुनम, जेंजुनम और इसको कहते हैं इलियम। छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से के अंदर हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वसा का क्या हो जाता है? पूर्ण पाचन हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन है इस इलियम वाले हिस्से के अंदर हो जाता है। तो हमारे पास में जो सही ऑप्शन क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है यानी कि छोटी आंत इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग स्लीप ए मेंस ब्लड प्रेशर, नींद के जो समय है एक आदमी का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या फिर उतार चढ़ाव करता है? क्या सही जवाब होगा? जब भी हम लोग सोते हैं तो हम लोग श्वसन क्रिया हमारी चलती रहती है, तो हमारा जो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, घटेगा या फिर क्या होगा? ये आप लोगों को बताना है। नॉर्मल कितना होता है? हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 एमएम एचजी। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। सिस्टोलिक और 80 होता है एमएम मरकरी यानी कि एचजी। डायसिस्टोलिक कहते हैं जिसको हम लोग। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक। ये 120 से क्या हो जाता? थोड़ा कम हो जाएगा और 80 से भी थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हमारी नॉर्मल रक्तचाप क्या होता है? ये होता है 120 एमएम ऑफ एचजी और 80 ऑफ एमएम ऑफ एचजी। सिस्टोलिक बाई डायसिस्टोलिक। ठीक है? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? जब भी हम सोते हैं नींद के अंदर तो हमारा रक्तचाप है वो क्या होता है? घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, रक्तदाब मापने वाला यंत्र या उपकरण को क्या कहेंगे?
बैरोमीटर से क्या मापते हैं साथियों? वायु दाब। वायु दाब मापी को हम लोग क्या कहेंगे? तो कहते हैं बैरोमीटर। वायु दाब मापी को कहते हैं बैरोमीटर। चलिए अगला, स्पाइरोमीटर। व्हाट इज द स्पाइरोमीटर? जो हमारी श्वसन दर है, रेस्पिरेटन रेस्पिरेशन जो रेट है हमारी, वो मापता है स्पाइरोमीटर। क्या नाम आता है? स्पाइरोमीटर। क्या करता है? रक्त हवा मापता है, हमारी रेस्पिरेशन श्वसन दर को मापने का काम करता है। ठीक है। और 1 मिनट के अंदर हम लोग कितनी बार श्वास लेते हैं? 1 मिनट में हम लोग लगभग 15 टाइम्स क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। वन टाइम 1 मिनट के अंदर हम 15 टाइम्स क्या कर लेते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं। ठीक है। हमारा क्या क्वेश्चन था? रक्तदाब मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फाइगोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। हेमे हेमोसाइटोमीटर कैसे कहते हैं? हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर क्या है? इसके बारे में देखिए। हेमोसाइटोमीटर मापता है हमारे ब्लड को। ब्लड को मापने वाला जो यंत्र है या उपकरण है, उसको कहते हैं हेमोसाइटोमीटर। स्फाइगोमीटर रक्तदाब मापने का यंत्र। स्पाइरोमीटर रेस्पिरेटरी रेट है, रेस्पिरेशन जो रेट है, हमारी श्वसन दर है, उसको मापता है। बैरोमीटर का काम है वायु दाब मापी है ये। ठीक है। वायु को मापने का काम बैरोमीटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या फिर सोने का? लोहे के अयस्क का नाम बताइए। आप लोग पढ़ते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। ये किसके हो गए? लोहे के हो गए। एल्यूमिनियम का हो गया आपका बॉक्साइट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉक्साइट किसका है? तो आपका एल्यूमिनियम का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेचुरली occurring isotopes of protium, deuterium and tritium are। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं। ये किसके समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, कार्बन के या फिर सोना यानी कि गोल्ड के? सही जवाब क्या होगा इसके अंदर? प्रोटियम को हम लोग लिखते हैं 1H1, ड्यूटेरियम को हम लोग लिखते हैं 1H2 और जो ट्राइटियम होता है 1H3 के रूप में लिखते हैं। ठीक है। ड्यूटेरियम का जो नाम है ड्यू, इसको हम लोग कहते हैं भारी जल। क्या कहते हैं इसको? भारी जल भी कहते हैं। चलिए, ये क्या है? जिसके परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है? भिन्न भिन्न। उनको कहते हैं हम लोग समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो ये सब किसके हो जाएंगे? हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम। ये है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम और ये है आपका ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। मानव में अपशिष्ट पदार्थ है। मानव के अंदर अपशिष्ट पदार्थ कौन सा होगा? द नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। मानव में अपशिष्ट पदार्थ है अमोनिया, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल। अमोनिया किसके अंदर होता है? तो अमोनिया होता है साथियों मछलियों के अंदर। मछलियों का जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? वो किसके रूप में होता है? अमोनिया के रूप में। जिसको क्या कहेंगे? अमोनो अमोनोटेलिक के अंदर कौन आ जाएगी? मछली आ जाएगी, जो क्या करते हैं अपने वेस्ट के रूप में अमोनिया निकालती है। ठीक है। यूरिया कौन निकालता है? वो हो जाएगा मानव।
मानव नहीं लिखते हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं स्तनधारी। जितने भी मैमेलिया वर्ग्स हैं, वो क्या करते हैं, यूरिन को क्या करता है, यूरिया को क्या करता है, उनका वेस्ट के रूप में निकालते हैं। ठीक है? यूरिक अम्ल, ये जो यूरिक अम्ल है, ये कौन, यूरिकोटेलिक, क्या कहेंगे इसको, यूरिकोटेलिक। इनको कहते हैं हम लोग यूरियोटेलिक। जो यूरिया अपना वेस्ट के रूप में निकालते हैं उसको कहते हैं यूरियोटेलिक। जो अमोनिया अपना वेस्ट के रूप में निकालते हैं उसको अमोनोटेलिक कहते हैं। और जो यूरिक अम्ल निकालते हैं उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक, कोटेलिक। और ये यूरिकोटेलिक कौन-कौन निकालते हैं, कीट, इंसेक्ट होते हैं जितने भी कीट पतंग, ये यूरिक, इसके अलावा पक्षी हो गए, पक्षी नहीं आएंगे इसका। यूरिकोटेलिक के अंदर कीट पतंग हो गए, सरीसृप हो गए, सरीसृप भी, और पक्षी भी, एविज भी आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है? स्तनधारियों के अंदर मानव लिख देना, सॉरी, यूरिया के अंदर मानव कर देना। ठीक है? यूरिया जो निकालते हैं वेस्ट के रूप में उसको बोलते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है? जो अमोनिया निकाले उसको बोलते हैं अमोनोटेलिक। और जो यूरिक अम्ल निकालते हैं वेस्ट के रूप में उसको बोलते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास साथियों आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।